तो चलिए अब आपको विधानसभा लेकर चलते हैं। तस्वीरें जरा देखिए। भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन राज्यसभा के लिए एक सीट का नामांकन होना है। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव है और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखाई जब स्वागत सत्कार किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और ये चंद तस्वीरें उससे ठीक पहले की जब होटल ललित से रवाना हुआ था काफिला। वो तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं और अब विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब होटल ललित से रवाना हुए थे रवनीत बिट्टू। कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है। आज और कल क्या कुछ बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। कल की तस्वीर क्या होती है, कौन सी पार्टी में आप होते हैं, और आज की तस्वीर जरा देखिए। दूसरी पार्टी और फिर राज्यसभा के लिए नामांकन, वो भी दूसरे राज्य से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी रवनीत बिट्टू को बनाया। नामांकन आज है और ऐसे में जो प्रस्तावक है वो मुख्यमंत्री से लेकर निर्दलीय विधायक तक भी हैं। तो बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब होटल अली से रवाना हुए थे और अब विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, नामांकन की तस्वीरें भी। सबसे पहले फोर्स इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रस्तावक है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रस्तावक है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत प्रमुख मंत्री विधायक प्रस्तावक है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी प्रस्तावक है। तो पूरे तरीके से माना जा रहा है कि ये नाम मात्र का चुनाव रहेगा। नामांकन आज दाखिल हो जाएगा। मंत्री जावर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक गोपाल शर्मा, ओंकार सिंह लखावत, राजेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा में मौजूद। और ये जब विधानसभा में काफिला पहुंचा वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई, बताया कि राजस्थान से खास लगाव कितना है, क्योंकि चाहे पंजाब का बॉर्डर अनूपगढ़ में लगता है, गंगानगर में लगता है और पाकिस्तान का बॉर्डर भी अटैच होता है, लेकिन राजस्थान की सीमा जो अटैच होती है, चाहे फिर पानी का मुद्दा हो या फिर दूसरे अन्य समस्याएं हो, उनका जल्द से जल्द समाधान मेरी कोशिश रहेगी, प्राथमिकताएं रहेंगी। राजस्थान से पहले भी लगाव रहा है, आगे भी रहेगा। रवनीत सिंह बिट्टू कौन है, चलिए आपको बताते हैं। जन्म 10 सितंबर 1975 को उनका हुआ था और ऐसे में विरासत में उन्हें राजनीति मिली है। चाहे उनके अगर हम घर की राजनीतिक विरासत को देखें तो फिर ये कारवां शुरुआत से ही शुरू हो गया। बेअंत सिंह पंजाब के पोते हैं रवनीत सिंह। ऐसे में उन्होंने जो राजनीति की बारीकियां थी वो उनसे सीखी। 2007 में राजनीति में उन्होंने एंट्री की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके जो रूट्स हैं वो कांग्रेस के रहे हैं और लुधियाना से 3 बार सांसद भी चुने गए हैं। और उनके एक्सपीरियंस को अगर देखें तो बेहद कुछ बया होता है। लेकिन 2009, 2014, 2019 में वो सांसद चुने गए थे और मोदी सरकार 3.0 में अब मंत्री भी, हालांकि वो चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी मंत्री बनाए गए। और अब राजस्थान में राज्यसभा के लिए नामांकन होना है। बेहद अहम तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा पहुंच चुका है पूरा काफिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम निर्दलीय विधायक प्रस्तावक के तौर पर आज नजर आएंगे। तो विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो होटल ललित से रवनीत बिट्टू जब निकले थे तब की अब तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मीडिया से रूबरू हुए वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ऐसे में जब विधानसभा पहुंच चुके और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो विधानसभा में ही मौजूद हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जिनका जन्म 10 सितंबर 1975 को हुआ। कहते हैं कि राजनीति में अगर विरासत में आपको राजनीति मिल जाए तो उससे ज्यादा खास कुछ और नहीं होगा। तो रवनीत सिंह बिट्टू ऐसे ही हैं जिन्हें विरासत में ही राजनीति मिली, वो बारीकियां सीखने का मौका मिला। बेअंत सिंह पंजाब के पोते हैं रवनीत सिंह और उन्होंने राजनीति में 2007 में एंट्री किया। अब इसे औपचारिक रूप से ही हम कहेंगे क्योंकि बारीकियां तो पहले से ही सीख रहे थे, हमेशा साथ खड़े हुए नजर आते थे। लुधियाना से फिर 3 बार वो सांसद भी चुने गए, चाहे हम 2009 का जिक्र करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें। मोदी सरकार 3.0 में वो फिलहाल मंत्री है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय व रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। लेकिन बेहद दिलचस्प था यह भी वाकया क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद भी मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अब एक और अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी जब उनके लिए खुशखबरी ये आएगी। भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू है, लेकिन जैसे ही राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे तो फिर ये बड़ी खुशखबरी भी होगी उनके लिए क्योंकि प्रस्तावक भी है, बीजेपी की सरकार भी है। फिलहाल एक सीट के लिए चुनाव है और बेहद अहम तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू विधानसभा पहुंच चुके हैं।
पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी उनसे ले लेंगे। योगेश जी, क्योंकि वक्त आ गया है, विधानसभा में पहुंच चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू, और कौन कौन मौजूद है फिलहाल विधानसभा में, और जो एक प्रोसेस है नामांकन का, उस वक्त कितने लोग मौजूद रहेंगे, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू विधानसभा पहुंच चुके हैं। पूनम और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री वो उनकी गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो होटल से मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे थे। वहां कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई और वहां पर ही ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री के साथ वो विधानसभा आएंगे। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उन्हें साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। मदन राठौड़ है साथ में, बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी है, और बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता, खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जो कल रात से ही रवनीत सिंह बिट्टू के साथ है, और तमाम जो कहा जा सकता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको वो देख रहे थे, एजेंट के तौर पर भी देख रहे थे, वो भी पहुंच गए और यहाँ पर विधानसभा पहुंचे हैं। और जो बड़े नेताओं की बात करें, निर्दलीय नेताओं की बात करें, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चंद्रमान आक्या, ऋतु बनावत और तमाम इंडिपेंडेंट एमएलए भी जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी पहुँचे। और दिलचस्प बात ये भी है कि बीजेपी ने जो डमी कैंडिडेट उतारा है सुनील कोठारी, वो भी अभी भी विधानसभा पहुँचे हैं। अपने वो भी नामांकन दाखिल करेंगे, एहतियात के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक से ज़्यादा सेट रवनीत सिंह बिट्टू के तैयार हैं जो नामांकन के वक्त दाखिल किए जाएंगे। हर सेट पर 10-10 विधायकों के हस्ताक्षर है, प्रस्तावक के तौर पर उनके हस्ताक्षर है। सुनील कोठारी के जो नामांकन सेट है उस पर भी जो डमी कैंडिडेट के तौर पर वो दाखिल करेंगे, उस पर भी हस्ताक्षर है। हालांकि सुनील कोठारी से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं संगठन का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे कल रात को संगठन का आदेश हुआ था कि आपको बतौर डमी कैंडिडेट नामांकन दाखिल करना है, और उसके बाद बीजेपी की जो लीगल टीम है उसने नामांकन की पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कराई। सुनील कोठारी ने यह भी कहा कि मेरे लिए बड़ा एक योग्य अवसर है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने नामांकन दाखिले से पहले ही रवनीत सिंह बिट्टू जो बीजेपी के उम्मीदवार है, अधिकृत तौर पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। तो यह लगातार मंत्रियों का आवाजाही यहाँ जारी है। और एक खास बात और है, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक रफीक खान की मौजूदगी भी इस दौरान मौजूद है। हालांकि इसे किस तरह से देखा जाए ये अलग बात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बात की जाए या और कोई बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन रफीक खान की मौजूदगी है अंदर। बीजेपी के तमाम प्रमुख नेताओं, मंत्रियों से उन्होंने अंदर मुलाकात की है, और एक तरह से कटसी के लिए भी हो सकता है वो यहाँ पर मौजूद रहे हों। हालांकि आज कुछ समितियों की बैठकें थी विधानसभा में, तो कांग्रेस के कई नेता उन बैठकों में हिस्सा लेने भी आए थे। सुभाष गर्ग, हरिमोहन शर्मा, अमीन कागजी सरी के कई नेताओं की यहाँ मौजूदगी रही। रवनीत सिंह बिट्टू का जो ये पूरा प्रोफाइल है इतना मजबूत, इतना सशक्त है पंजाब की राजनीति में कि उसको चुनावी हार जीत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और ये बात आपने बहुत बड़ी कही थी कि पारिवारिक विरासत को वो संभाल रहे हैं चौधरी बेन सिंह की। वो चौधरी बेन सिंह जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी शहादत चौधरी बेन सिंह की पंजाब की एकता, अखंडता के लिए रही। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन पंजाब को उन्होंने विभक्त नहीं होने दिया, पंजाब को खालिस्तान के कब्जे में नहीं आने दिया, पंजाब को रक्त रंजित होने से उन्होंने रोकने का काम अगर किसी नेता ने किया, योगेश जी इस पर चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें जरा देखिए। तमाम दिग्गज मौजूद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य दिग्गज भी मौजूद, और साथ में बैठे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। सभी प्रस्तावक हैं, निर्दलीय विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम निर्दलीय विधायक यहां पर प्रस्तावक के तौर पर नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन होना है, और किस तरीके से तस्वीरें जरा देखिए, बेहद अहम हो जाती है। और देखा जाए तो बेहद कद्दावर नेता के रूप में गिनती होती है रवनीत सिंह बिट्टू की। लेकिन बहुत दिलचस्प रहा जब वो 2024 लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी मंत्री के तौर पर आज वो मोदी 3.0 में है, उस कैबिनेट का हिस्सा है, और अब राजस्थान में राज्यसभा का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। और इसका एक बेहद खास संदेश भी है, क्योंकि पंजाब से बॉर्डर लगता है, और जिस तरीके की किसानों को लेकर स्थिति बनी हुई है, और कांग्रेस में आने से पहले भी रवनीत सिंह बिट्टू ने तमाम ऐसी बातें कही थी। और योगेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर, उनसे हम विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि यहां पर राजस्थान में उनको भेजना कितना महत्वपूर्ण है। योगेश जी,
क्योंकि किसानों का आंदोलन कोई भुला नहीं सकता, वो रह रहकर चिंगारी अभी भी निकल जाती है। और अभी मीडिया के सामने रवनीत सिंह बिट्टू आए थे, तब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं अभी से गिनानी शुरू कर दी, कह दिया कि बॉर्डर भी लगता है राजस्थान से और जो समस्याएं बनी हुई उसे मैं जल्द दूर भी करूंगा। कितना खास हो जाता है और ये कांग्रेस को झटका भी दिया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण ही रवनीत सिंह बिट्टू को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस से निकाल कर बीजेपी में लाया गया। रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया लोकसभा का, वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बावजूद उन्हें मोदी जी ने अपने केंद्र की टीम में रखा, अपने मंत्री बनाया अपनी सरकार के अंदर। तो ये जाहिर करता है कि किसान पृष्ठभूमि या किसान मूवमेंट जो रहा वो बीजेपी के थिंक टैंक के दिमाग में रहा। उनके दिमाग में ये बात रही कि किसान वर्ग से, सरदार पृष्ठभूमि से, सिख बेल्ट से आने वाले चेहरे को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जानी चाहिए। भले ही रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है, जो उनके परिवार की पॉलिटिकल प्रोफाइल है, वो जट सिख बिरादरी से आते हैं। जट सिख बिरादरी पंजाब की राजनीति में तो प्रभावी है ही, राजस्थान का जो नहरी बेल्ट है उसमें भी जट सिख पॉलिटिक्स बेहद प्रभावी है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जट सिख पॉलिटिक्स का हरियाणा पर भी विशेष प्रभाव है। चाहे हम करनाल देख लें, चाहे अम्बाला देख लें, चाहे एक बड़ा बेल्ट है हम हरियाणा का भी देख लें, तो वो जट सिख बिरादरी का ही है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सियासी संदेश हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का टिकट देना अब उनके लिए रहा आसान इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राजस्थान में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, उतारा है। तो ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन का जो रास्ता है वो रवनीत सिंह बिट्टू का बिल्कुल साफ है और यहाँ से बहुत आसानी से वो चुनाव जीतकर राज्यसभा के सांसद बनेंगे। और राजस्थान में आपको ध्यान होगा 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे बीजेपी की सरकार बनने के बाद। एक वो चुनाव था जो सुरेंद्रपाल टीटी का था, जिसमें सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री बना दिया गया था, जबकि वो चुनाव में विधायक नहीं थे। तो ये बीजेपी की सोच रही थी कि सुरेंद्रपाल टीटी को बाई इलेक्शन में चुनावी समर में उतार कर और फिर योगेश जी उस वक्त भी आपसे सवाल किया था, तब आपने बेहतर तरीके से बताया था कि एक टेक्निकली खामी यहाँ पर रही थी बीजेपी की और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। लोकसभा चुनावों में भी रिजल्ट अच्छे नहीं रहे और इसलिए हनुमानगढ़ या गंगानगर पे अभी फिलहाल पार्टी का बेहद फोकस है और आने वाले समय में हरियाणा और पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है। तो सब कुछ स्ट्रैटेजी को देखते हुए, बनाते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया। अब इसे विस्तार से समझाइएगा सर। देखिए पूनम, आप खुद नहरी क्षेत्र से आती हैं, आप उस इलाके से आती है, आप जानती हैं कि सिख बिरादरी होती है, भावना प्रधान होती है, इमोशंस होते हैं इनके अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट पंजाब में चला था। और आप देख सकते हैं कि सुरेंद्रपाल टीटी को मंत्री बनाने के बावजूद उनको कर्णपुर की जनता ने चुनाव हरा दिया, रूबी कुन्नर को जिता दिया। एक इमोशंस जो होते हैं उसके आगे सरदार कोई भी लाभ हानि नहीं देखते हैं। तो यही कारण है कि उस इमोशंस को ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जान गया और बीजेपी, क्योंकि अकाली दल बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो बीजेपी वहाँ पर अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल के नाते खड़ा करना चाहती है। और यही कारण है कि वहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू को हार के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया गया, खाद्य प्रसंस्करण महकमे का उनको राज्य मंत्री बनाया गया और राजस्थान से उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये आगे की पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी, जिसे समझने की आवश्यकता है। SC ST का मूवमेंट आज दिख रहा है, भारत बंद है, उसके वर्गीकरण को लेकर कोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर भारत बंद है। लेकिन SC कम्युनिटी के ही कई नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो इस पक्ष में आ रहे हैं भारत बंद के। तो आप इसके महत्व को भी देखिए कि इस वर्गीकरण को लेकर कितनी जो उपजातियाँ हैं SC वर्ग की, वो कितना उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुलकर कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि अंतिम इस लेवल पर जो बैठा व्यक्ति है, मैं मंत्री बन गया, मैं सांसद बन गया, मेरा भाई प्रशासनिक अधिकारी बन गया, लेकिन मेरे पास वाला जो घर है गांव में, वो आज भी पत्थर तोड़ने का काम करते हैं पहाड़ में, उनके बेटे भी वही काम करते हैं, जबकि उनको भी आरक्षण का लाभ हासिल है, लेकिन वो ले ही नहीं पाए, उनमें जागृति नहीं आ पाई। यही कारण है कि क्रीमी लेयर का जो बात की जा रही है वो इसी कारण की जा रही है। अभी ऋतु बनावत है जो दलित विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं,
वो भी अभी यही बात कर रही थी कि हम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये जो बहुजन वर्ग जो है, जो भारत बंद का जिन्होंने ऐलान किया है एससी वर्ग का, उसके खिलाफ जो अन्य जो उपवर्ग की जातियां हैं, इनमें सबसे प्रमुखता से मुखर होकर वाल्मीकि वर्ग जो है वो कोर्ट के निर्णय के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो एक अलग तरह की राजनीति, जो जातीय राजनीति है, वो एक नई पनप गई है। और अब कांग्रेस के ही कई एससी के जो नेता है जो वाल्मीकि वर्ग से आते हैं, वो कोर्ट के समर्थन में आ गए। एक तरफ कांग्रेस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो मूवमेंट है उसका समर्थन कर रही है ऑफिशियली तौर पर, लेकिन वहीं कांग्रेस के कई जो एससी के नेता हैं जो वाल्मीकि वर्ग से आते हैं, जो उस वर्ग से आते हैं जिनको लगता है कि कोर्ट के इस फैसले का उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा, तो वो अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव है, भारत बंद का ऐलान है, इसके बीच में जिस तरह की सियासत है, ये अपने आप में बेहद अहम है। और आपको एक और बात बता दूं कि इंडिपेंडेंट एमएलए भी यहाँ बतौर प्रस्तावक रवनीत सिंह बिट्टू का समर्थन कर रहे हैं। उनके भी साइन हो चुके हैं। 3 से 4 जो सेट है वो रवनीत सिंह बिट्टू के लिए तैयार किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग ने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पहले से ही ध्यान रखते हुए तैयार किया उसको। उसके बाद उसको लीगल टीम से चेक हो चुका है और नामांकन जो दाखिले का जो समय है उस नियत समय पर रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि राहुल काल का भी समय है, उस राहुल काल के समय को अवॉइड करते हुए यहाँ पर नामांकन दाखिल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करना था, तो उस समय का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि हम अंदर की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, स्वागत सत्कार किया जा रहा है जैसे कि आपने जानकारी दी है, क्योंकि अब कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है, इनका चुनना पूरे तरीके से तय है। लेकिन वो दिन भी याद करना होगा जब ये कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में रवनीत सिंह बिट्टू आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही थी, अटकली लगाई जा रही थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने जो शहादत है कांग्रेस के लिए नहीं दी, ये पंजाब के लिए दी है। उन्होंने जो बलिदान दिया है वो पंजाब के लिए है। फिर और बहुत सारी बातें निकली। तब उन्होंने कहा कि मैं इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहा हूं, मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो अब जो तस्वीर फिलहाल बनती नजर आ रही है, जो पद उन्हें मिला है, योगेश जी, मानकर चले कि वो काम करते नजर आएंगे, जिसका फायदा पंजाब, हरियाणा ही नहीं राजस्थान को भी होगा। ये बात सही है कि वो अलग तरह का जो विधा है वो नज़र आएगी। और बात जब हम पारिवारिक विरासत की लीगेसी की बात करें हम, तो कई बड़े चेहरे हैं रवनीत सिंह बिट्टू से पहले जो वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जी जी। सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के चमकते सितारे थे, राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। वो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर हैं। राहुल गांधी के वो बतौर दोस्त रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। जतिन प्रसाद, बड़े चेहरे, डॉक्टर जतिन प्रसाद, वो नाम जो जितेंद्र प्रसाद के लड़के, उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता, या कहें पूरे नॉर्थ इंडिया के एक ज़माने के बड़े ब्राह्मण क्षत्रप के तौर पर जितेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। उनके बेटे जतिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और उत्तर प्रदेश से वो आते हैं और इसके साथ ही वो मंत्री भी बनाए गए हैं। कई बड़े नाम जो बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस का साथ छोड़कर आ चुके हैं, जो पारिवारिक विरासत जिनकी भारतीय जनता पार्टी, मिलिंद देवड़ा का भी नाम ले लूँगा, वो भी अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका, बीजेपी में आ चुके हैं, जिनके पिता मुरली देवड़ा केंद्र में मंत्री रहे और भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर मुरली देवड़ा का नाम रहा। गांधी परिवार 10 जनपद के बेहद करीबी रहे, वो भी आज उनके बेटे मिलिंद देवड़ा वो भी बीजेपी में शुमार हो चुके हैं। नवीन जिंदल वो भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके। जिंदल परिवार जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा एक ज़माने भर तक, हरियाणा के बड़े नेता के तौर पर नवीन जिंदल को जाना जाता है, लोकसभा के सांसद रहे, राहुल गांधी के नज़दीक रहे, वो भी अब अपनी पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी को त्याग कर वो अब बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। तो एक बड़ी फौज है जो बीजेपी में है, जिसको कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचे समझे ढंग से उन्हें अपने यहाँ शामिल किया होगा, या उन्हें इस तरह का लगा होगा उस परिवारों को कि हमारा भविष्य इस पार्टी में सुरक्षित है, या और अन्य कई कारण हो सकते हैं। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू के आगमन का यही बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि उनको बीजेपी ने टिकट दिया, उससे पहले उनका माइंड मेकअप किया गया कि आपको अगर हम चुनाव में उतार रहे हैं और एनडीए की सरकार बनेगी तो आप उसमें मंत्री बनेंगे। जी। दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा किया और रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र में मंत्री बना दिया। तो ये जो कहा जा सकता है कि ये मकसद रहा बीजेपी का कि
पंजाब के अंदर जो बीजेपी खस्ता हाल स्थिति में है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अकाली दल के भरोसे ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाती रही है। वहाँ पर कोई संगठन नाम का कोई भी वास्ता वहाँ पर नहीं है। बीजेपी अगर पूरे इंडिया में कहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैटेगरी में गिनी जाती है तो उसमें पंजाब एक बड़ा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर रहती है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ बड़ी पार्टी के तौर पर अब जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में ही सरकार में भी आ गई और उसने फिर से अपने सरकार का निर्माण वहाँ कर लिया। तो ये जो बड़ी बात है इसको देखने की बहुत दरकार है कि आखिर बीजेपी का रवनीत सिंह बिट्टू के पीछे का आखिर एजेंडा क्या है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि एक बड़ा वर्ग, वो बड़ा वर्ग जो न केवल इंडिया में फैला हुआ है, सुदूर दुनिया भर में फैला हुआ है। सिख वर्ग, सरदार जो हैं वो पूरी दुनिया में है। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ भी आपको सरदार मिल जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर कई बड़े जो देश हैं उनके अंदर आर्थिक रूप से सरदार वहाँ बड़ी ताकत के तौर पर हैं। चाहे कनाडा को ले लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया को ले लें, चाहे हम यूएई को ले लें, अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में सरदार बसते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसका प्रभाव चारों तरफ है। आज हम कनाडा की संसद को ही देख लें तो वहाँ सरदार मिनिस्ट्री में भी हैं और सरदार बड़ी संख्या में सांसद भी बने हैं और यही हाल ब्रिटेन का है, यही हाल अमेरिका का भी है। और ये अपने आप में वो कम्युनिटी है जो अपने देश की बात करती हुई हर जगह पर नज़र आती है, भारत का झंडा उठाती हुई हर जगह पर नज़र आती है। तो इस कास्ट के उस नेता को, उस परिवार के व्यक्ति को आगे लाकर बिल्कुल योगेश जी आपने सही कहा और इसलिए कनाडा को अब मेरी पंजाबी कहा जाने लगा है और शैक्षिक संस्थानों में देखा जाए तो पंजाबी भाषा भी कंपलसरी वहां पर कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल क्या प्रोसेस चल रहा होगा, क्या प्रोसीजर होगा? क्योंकि जो अंदर की तस्वीरें योगेश जी आई उसमें स्वागत सत्कार था, एक मानकर चलें कि एक तरीके से बधाई दी जा रही है क्योंकि उनका चुनना भी तय है। तो कब तक औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी? और आपने रफीक खान का भी जिक्र किया था, उनका पहुंचना क्या कारण हो सकते हैं? लेकिन नामांकन दाखिला हो गया। रफीक खान मुझे लगता है कि देखने आए होंगे कि किस तरह से कांग्रेस बीजेपी का नामांकन का सिलसिला चल रहा है, क्या कुछ होगा। कटसी के लिए वो आए होंगे। सचेतक भी हैं कांग्रेस विधायक दल के, तो इस नाते उन्हें पार्टी ने कहा भी होगा कि आप जाके देखिए। एक फॉर्मेलिटीज होती है, उस फॉर्मेलिटी को। और हमारे राजस्थान की जो सियासत है वो गंगा जमनी तहजीब की सियासत है। यहाँ पर आवेश, क्रोध, मलिन राजनीति और एक दूसरे के प्रति द्वेष राजनीति का ख़ास तौर से उस लेवल पर नहीं देखी जा सकती जो उत्तर प्रदेश या बिहार की या वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स कही जाती है। यहाँ उस तरह की राजनीति राजस्थान में नहीं होती है। यहाँ राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सद्भावपूर्ण रिश्ते हमेशा से रहे हैं और यही कारण था कि अशोक गहलोत की सरकार के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास का मसला आया तो उस पर सहृदयता के साथ अशोक गहलोत सरकार ने फैसला किया था। जब भैरों सिंह शेखावत का निधन हो गया था और उनके लिए समाधि बनाने की जगह, अंत्येष्टि की जगह को लेकर जब बात की जा रही थी कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर अंत्येष्टि बने, समाधि बने और बड़े एक उस को भैरों सिंह शेखावत के नाम से उस जगह को जाना जाए, तब अशोक गहलोत की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल करते हुए विद्याधर स्टेडियम का आधा हिस्सा भैरों सिंह शेखावत के समाधि स्थल के नाम कर दिया था। तो ये एक ऐसी राजस्थान में परंपराएं रही हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं, वो परंपराएं जीवित आज भी रखी जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से।